चलो कोल इंडिया के बारे में बात करेंगे। 4 ब्रोकरेजेस ने टारगेट दिए हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। रियलाइजेशन ट्रेंड्स को समझेंगे, बिजनेस अपडेट्स को देखेंगे। लेकिन चीजें कोल इंडिया के Q2 के रिजल्ट्स की नहीं है। पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी चीज हो रही है और वो चीज इंडिया में नहीं हो रही है, वो हो रही है दोस्तों ग्लासगो में हो रही है। दोस्तों दोस्तों COP26 क्लाइमेट चेंज की मीटिंग जो है ये ग्लासगो में हो रही है अभी फिलहाल। और कोल को लेकर यहां पर पूरी दुनिया में लगभग 2 गुट बन चुके हैं। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। डील में ऐसा बोला जा रहा था कि कोल को फेज आउट करना है पूरी दुनिया को, और फेज आउट करेंगे तो इसमें जो देश हैं जैसे भारत है, चाइना है, इन्होंने कहा कि नहीं, ये फेज आउट वर्ड से ये हमको सही नहीं लग रहा है। फेज डाउन वर्ड को यूज किया जाए, मतलब कोल का यूजेज को कम किया जाए, क्योंकि चाइना और भारत अभी भी कोयले पर बहुत हद तक डिपेंडेंट है। और इनफैक्ट अगर आप आज प्रैक्टिकली रियलिटी भी देखें तो आज आपके घर में, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है कहीं ना कहीं कोयले से ही आ रही है। 70% एनर्जी जो है कोयले से आ रही है। आज जो कारखाने चल रहे हैं, आज जो गाड़ियां चल रही है, आज जो बड़ी बड़ी जो यहाँ पर ट्रेन चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब कहीं ना कहीं कोयले से चल रही है। तो इसीलिए कोयला जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन सब देशों ने कहा कि नहीं, फेज डाउन करेंगे, यूजेज कम करेंगे, लेकिन पूरा फेज आउट कर देंगे तो फिर हमारा देश कैसे रोकेगा। ये विवाद का विषय है, या डिस्कशन का विषय है, डिबेट का विषय है, हम उस पर नहीं जाएंगे। अब यहां पर हुआ क्या है कि पूरी दुनिया के जो कोल माइनर्स थे, कोल कंपनियां थी, जैसे चाइना में मैंने कुछ डेटा देखे, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, वहां की भी जो कोल कंपनी के जो स्टॉक्स थे वो भी डाउन खुले। और कहीं ना कहीं वो असर जो है वो कोल इंडिया पर भी पड़ा है। लेकिन एक चीज समझ में आ रही है कि दुनिया अब कोयले पर प्रेशर डाल रही है। तो वो कहा जा रहा है ना कि अगले 8-10 साल की क्या थीम है, तो कोयला एक लॉन्ग टर्म थीम के लिए अब मुझे डाउट लग रहा है कि इसको अगर आप सोचे कि ये 20 साल 25 साल का कोई स्टॉक हो या कोई इन्वेस्टमेंट हो, तो कोयला थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि नया जो इन्वेस्टमेंट है दुनिया की तरफ से कोयले में हो पाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। लेकिन रियलिटी आज भी यही है कि कोयला बहुत हद तक है, 70% से ज्यादा अभी भी यूजेज है। अब इन नंबर्स पर हम नजर डालते हैं। ये तो ग्लासगो की बात, आपके व्यूज भी जरूर बताइए कि क्या भारत ने जो पक्ष लिया कि ठीक है फेज डाउन किया जाए, सही है या नहीं, वो भी अपना कमेंट सेक्शन में बताइए। अब मैं आपको रिजल्ट्स की तरफ बताता हूं, और रिजल्ट्स में यहां पर आपको देखना है जब Q1 का जो रिजल्ट्स आए हैं यहां पर, तो एवरेज रियलाइजेशन जो है वो ई ऑक्शन का हुआ है 1569 का। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट फिगर है। और अगर आप सेल्स देखेंगे तो 160.5 मिलियन टन की है। ठीक है, सिटी ने क्या कहा है कि ई ऑक्शंस के जो प्रीमियम है वो कम हुए हैं, और भविष्य के लिए भी जो कैटलिस्ट हैं उनको लग नहीं रहे हैं। जो लिमिटेड जो अपसाइड है वो उनको लिमिटेड लग रही है, और डोमेस्टिक कोल सप्लाई सिचुएशन इंक्रीज होगी तो यहां पर बहुत जो इंप्रूव है, थोड़ा बहुत यहां पर इंप्रूवमेंट होने की संभावना कम है। ESG कंसर्न्स है ही, अब हमने देखा ही ग्लासगो में इन्वायरमेंटल कंसर्न्स के लिए हुआ ही है। तो इन्वायरमेंटल जो बड़े बड़े जो फंड है शायद कोल इंडिया से दूर रहे, उन्होंने न्यूट्रल रहने की बात कही है और 160 का टारगेट दिया है। TLSA ने बाई की रेटिंग दी है, 210 का टारगेट दिया है। एबिटा Q2 में बिलो एस्टिमेट्स था, लेकिन उनका कहने का है कि रिसीवेबल्स भी 14,900 करोड़ हुए हैं, मतलब ये कम हुए हैं, जो कि पहले 18,000 करोड़ से भी ऊपर थे पिछले कुछ महीनों पहले। JM फाइनेंशियल्स ने भी कहा है ई ऑक्शन के जो प्राइस हैं वो फ्लैट रहे हैं। इंटरनेशनल कोल प्राइस बढ़े थे, जो हमने डिस्कस किया था सितंबर एंड में, अक्टूबर में, तो वो बढ़े थे। तो उसके बाद भी क्यों ई ऑक्शन के प्राइस जो है वो बढ़े नहीं? तो उन्होंने यही कहा है कि कोल इंडिया अगर अपना प्राइस बढ़ाता है तो ज्यादा प्रॉफिट्स हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उनको डिविडेंड के हिसाब से कोल इंडिया अट्रैक्टिव लगता है। 11% की अट्रैक्टिव डिविडेंड यील्ड उनको लगती है कोल इंडिया में।
और लॉन्ग टर्म में भारत में भी पावर डिमांड बढ़ता रहेगा, तो कहीं ना कहीं कोयला कोल इंडिया को उसका वो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली उसका फायदा होगा ही। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज उन्होंने 234 का टारगेट दिया है, 5.6 का पी और 2.9x ईवी एबिटा 2023 मतलब अगले साल का उन्होंने जो डीसीएफ मेथड से उन्होंने ये एनालिसिस की है और 39.7 मतलब 40% के रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कही है। उन्होंने भी कहा है कि अभी के स्टॉक प्राइस पर 12% की डिविडेंड यील्ड कोल इंडिया में एक्सपेक्ट किया जा सकता है और जो भी उनके खर्चे होंगे केपेक्स जो होगा वो डेट के थ्रू में वो लोग यहां पर फंड करने वाले हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वैल्यू मिली होगी, लेकिन चीजें अब कोल इंडिया की जब हम बात कर रहे हैं तो कोल इंडिया अब सिर्फ ये क्वार्टर के रिजल्ट तक सीमित नहीं रह गया है, एक ग्लोबल लेवल तक ये कोयला पहुंच चुका है। यहां पर चीजें हमको देखनी पड़ेगी कि किस हिसाब से मूवमेंट्स हो रही है, दुनिया के जो लीडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कोयला के बारे में, और कोल इंडिया एज ए कंपनी अपने आप को किस हिसाब से चेंज करने का भी प्लान कर सकती है। बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स रहेगी दोस्तों। आप भी अपने व्यूज बताइए कोल इंडिया पर। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।